नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। एक प्रतिष्ठित सशस्त्र सिख वर्ग निहंग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, गुरु हरगोविंद की महाराजा शेर सिंह। निहंग के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि निहंग सिख योद्धाओं का एक वर्ग है जिन्हें मूल रूप से अकाली या अकाली निहंगों के नाम से भी जाना जाता है। ये गुरु के शूरवीर या प्रिय के रूप में भी नामित होते हैं। इनके द्वारा नीले वस्त्र धारण किए जाते हैं और ये अपने पास कृपाण जैसे पुरातन हथियारों को भी रखते हैं। इसके अलावा यह एक खास किस्म की पगड़ी भी धारण करते हैं जिसमें अर्धचंद्राकार दो धारी तलवार की बैज होती है। निहंग शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा के शब्द निःशंक से बना है जिसका तात्पर्य होता है भय रहित। माना जाता है कि 1699 में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ के निर्माण के लिए निहंग समूह का गठन किया गया था। ऐतिहासिक रूप से यह भी माना जाता है कि जब पहले सिख शासन के पतन के पश्चात मुगल गवर्नरों के द्वारा सिखों को मारा जा रहा था, तब और उसके पश्चात अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह दुर्रानी के हमले के दौरान भी सिख पंथ की रक्षा करने में निहंगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, गुरु गोविंद सिंह। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है क्योंकि बैसाखी के पावन अवसर के चलते निहंग सिख एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और या दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच असहमति के मामले में संबंधित मामले पर निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा लिया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक, केवल दो, दोनों कि इनमें से कोई भी नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त से पूर्व आपको निर्वाचन आयोग के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या होती है जो राष्ट्रपति समय समय पर तय करते हैं। वर्तमान में इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं। यद्यपि मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं, हालांकि उनकी शक्तियां अन्य चुनाव आयुक्तों के बराबर होती हैं। आयोग के सभी मामलों का निर्णय उसके सदस्यों के बहुमत के द्वारा किया जाता है। इस रूप में आप कह सकते हैं कि पहला जो कथन है वह सही नहीं है। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। हालांकि वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा संबोधित करके किसी भी समय इस्तीफा भी दे सकते हैं। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान और उसी आधार पर उनके पद से हटाया भी जा सकता है। इस रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसे आप मुख्य चुनाव आयुक्त भी कह सकते हैं, इनके संदर्भ में दोनों ही कथन सही नहीं है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। आज के द हिंदू में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजगीर की साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। माना जाता है कि राजगीर की साइक्लोपियन दीवार पूर्व मौर्य काल में बनाई गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर चिकनाई रहित पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। प्राचीन नगर राजगीर राजा बिंबिसार की राजधानी थी और बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन कि एक, दो और तीन। राजगीर की साइक्लोपियन दीवार के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह है पत्थर की एक
40 किलोमीटर लंबी दीवार है जिसे बाह्य दुश्मनों और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए भारतीय राज्य बिहार में प्राचीन शहर राजगृह, जिसे वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, इसको घेरकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले बनाया गया था। इसके संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह बृहद्रथ राजवंश के शासकों के द्वारा बड़े पैमाने पर अनगढ़ पत्थर यानी चिकनाई रहित पत्थरों का प्रयोग करके बनाया गया था। बौद्ध ग्रंथों में भी इस दीवार का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ यह दुनिया में साइक्लोपियन चिनाई के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। इस रूप में दूसरा कथन एकदम सही है। साथ ही आप यह भी ध्यान रखेंगे कि प्राचीन नगर राजगीर राजा बिंबिसार की राजधानी थी और बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। हालांकि पहला जो कथन है वह सही नहीं है, क्योंकि राजगीर की इस दीवार को अभी भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इस रूप में आप देख सकते हैं दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसके तहत बिहार सरकार ने राजगीर की साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक बार फिर से नया प्रस्ताव भेजा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरोध में गांधी जी निम्नलिखित में से किस जगह पर आमरण अनशन पर बैठे? अहमदनगर किला कारागार, केंद्रीय कारागार मियांवाली, मद्रास केंद्रीय कारागार की यरवदा केंद्रीय कारागार। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा एक सांप्रदायिक पंचाट, जिसे आप सांप्रदायिक अधिनिर्णय भी कह सकते हैं, इसकी घोषणा की गई, जिसने दलित वर्गों, मुसलमानों, यूरोपीय, सिखों, एंग्लो इंडियन और भारत आधारित ईसाइयों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया। एक अलग निर्वाचक मंडल या प्रणाली के तहत प्रत्येक समुदाय को विधायिकाओं में कई सीटों का आवंटन किया गया था और इन समुदायों से संबंधित सदस्य ही उसी समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए मतदान करने के पात्र होते थे। हालांकि गांधी जी, जो उस समय यरवदा जेल में थे, उन्होंने इस प्रकार के सांप्रदायिक पंचाट या अधिनिर्णय का विरोध किया तथा इसे विभाजनकारी मानते हुए यरवदा जेल में ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को प्रारंभ कर दिया था। अंततः गांधी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता किया गया, जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया तथा उनके लिए पहले की तुलना में दुगनी सीटें भी आरक्षित की गई थीं। इस रूप में आप कह सकते हैं हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2021 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। आपको ये बताना है कि इन कथनों में से कौन से सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 की 1, 2 और 3। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि वाटर क्रेडिट एक शक्तिशाली समाधान है जो जल और स्वच्छता क्षेत्र में काम करने के लिए माइक्रो फाइनेंस उपकरण यानी सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है। वाटर क्रेडिट उन लोगों के लिए छोटे ऋण लेने में मदद करता है जिन्हें घरेलू पानी और शौचालय समाधान को वास्तविकता बनाने के लिए किफायती वित्त पोषण और विशेषज्ञ संसाधनों तक पहुंच की आवश्यकता होती है। हालांकि आप ये ध्यान रखेंगे कि जो वाटर क्रेडिट है वह मूल रूप से water.org नामक संस्था की पहल है। water.org एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया में पानी और स्वच्छता लाने के लिए काम कर रहा है। यह लोगों को छोटे ऋण जैसे किफायती वित्त पोषण के माध्यम से सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करने में मदद करता है। इस रूप में पहला कथन सही है।
तीसरा कथन सही है, हालांकि दूसरा कथन सही नहीं है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की, जो आज के द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में भारतीय सेना और नौसेना आदि के लिए स्वदेशीकरण का विषय एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। उल्लेखनीय है कि नौसेना के द्वारा पहले से ही स्वदेशीकरण की दिशा में प्रारंभिक नेतृत्व प्रदान किया गया था, जिसके तहत नौसेना के द्वारा उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशी विकास को सक्षम करने के लिए भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना 2015 से 2030 की अवधि के लिए प्रख्यापित की गई थी, जो उक्त अवधि में विशेष रूप से हथियारों और विमानन से संबंधित वस्तुओं के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। यह रक्षा आयात में कटौती और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के सरकार के संकल्प के अनुरूप भी देखा जा सकता है। अब तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 3,400 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुर्जे और हथियार आदि को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा नौसेना उड्डयन स्वदेशीकरण रोड मैप 2019 से 22 की अवधि भी संशोधन के अधीन है, जिसमें विमानों के अनिवार्य पुर्जे आदि को शामिल किया गया है। मुख्य रूप से भारत के द्वारा हथियार यानी फाइट कंपोनेंट पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि इसमें भारत को अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। नौसेना के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2020 में घोषित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन भी महत्वपूर्ण है, जिसे आपको याद रखना है। जब हम बात करते हैं नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO की, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है। यह अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए अकादमिक और उद्योग के साथ बातचीत करने के संदर्भ में समर्पित संरचनाएं भी स्थापित करने के लिए कार्य करने वाला है। मुख्य रूप से यह एक त्रिस्तरीय संगठन है, जिसमें नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद यानी नेवल टेक्नोलॉजी एक्सीलरेशन काउंसिल एनटेक नवाचार और स्वदेशीकरण के 2 पहलुओं को एक साथ लाएगा और शीर्ष स्तर के निर्देशों को प्रदान करेगा। इसके अलावा एनटेक के तहत कार्य समूह यानी वर्किंग ग्रुप भी कार्य करेगा, जो परियोजनाओं को लागू करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा त्वरित समय सीमा में उभरती विघटनकारी प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल आदि को भी बनाया गया है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय नौसेना के द्वारा युद्धपोतों के स्वदेशी डिजाइन में भी महत्वपूर्ण प्रगति को प्राप्त किया गया है। इसके संदर्भ में नौसेना के पास एक इन हाउस डिजाइन ब्यूरो है, जिसने फ्लोट और मूव यानी जहाज से संबंधित विभिन्न घटकों को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि अभी भी हमारी हथियारों के आयात पर भारी निर्भरता है, जिसको कम किए जाने के लिए स्वदेशीकरण को त्वरितता से बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। दैनिक क्विज के आज के इस सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।